आंख अनसुलझे मामलों में से एक की 2008 का नोएडा डबल मर्डर केस। सोचिए, एक बंद अपार्टमेंट, अंदर दो लोगों का मर्डर हो जाता है और बगल के ही कमरे में सो रहे माता पिता को कानों कान खबर तक नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? यही वो एक सवाल है जो इस पूरे केस की जड़ में है। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस रात की जब ये दोहरी हत्या हुई। फिर देखेंगे कि शुरुआती जांच में क्या-क्या गड़बड़ियां हुईं और कैसे शक की सुई घूमती रही, कभी किसी पर तो कभी किसी पर। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतने साल बाद भी ये केस एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उस रात से जब ये सब हुआ। तारीख थी 16 मई 2008। नोएडा के एक फ्लैट में जब सुबह हुई तो 13 साल की आरुषि तलवार अपने ही बेडरूम में मृत मिली और घर का जो नौकर था 45 साल का हेमराज बंजाड़े, वो गायब था। तो उस रात हुआ क्या था, चलिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात 9:30 बजे राजेश तलवार घर वापस आए और ये वो आखिरी मौका था जब किसी बाहरी शख्स ने आरुषि और हेमराज दोनों को जिंदा देखा था। फिर रात 10:15 बजे के करीब आरुषि अपने नए कैमरे से अपने माता पिता की तस्वीरें ले रही थी। रात 11 बजे उसकी मां नूपुर तलवार ने उसे पढ़ते हुए देखा और उसके कमरे का इंटरनेट राउटर चालू किया। और फिर ठीक 12:08 पर उसी राउटर से आखिरी इंटरनेट एक्टिविटी हुई। और सबसे अहम बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी दोनों की मौत का वक्त रात 12 से 1 के बीच का ही था। तो जाहिर है पहला शक किस पर गया? गायब नौकर हेमराज पर। पुलिस को तो लगा केस सॉल्व हो गया, उसे ही मुख्य संदिग्ध मान लिया गया, उस पर इनाम भी रख दिया गया और परिवार से कहा गया कि भाई उसे ढूंढो। लेकिन अगले ही दिन 17 मई को कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हेमराज की लाश उसी अपार्टमेंट की छत पर मिली और छत बाहर से बंद थी। मतलब जिसे पुलिस कातिल समझ रही थी वो तो खुद मारा गया था। अब ये एक भगोड़े की तलाश नहीं बल्कि एक डबल मर्डर मिस्ट्री थी। और यहीं से शुरू होता है इस केस का दूसरा और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्सा, जांच में हुई भयानक गलतियां। देखिए, सिर्फ 24 घंटे में पुलिस की थियरी कैसे पूरी तरह पलट गई। पहले दिन उनका मानना था कि हेमराज कातिल है और दूसरे ही दिन हकीकत सामने आए कि हेमराज तो खुद एक विक्टिम है। इस एक गलती ने अब समझे पूरे केस की नींव ही हिला दी। और इस शुरुआती गड़बड़ी का नतीजा कितना भयानक था। एक अनुमान के मुताबिक करीब-करीब 90% सबूत, 90% हमेशा के लिए खत्म हो गए। सोचिए, पुलिस ने क्राइम सीन को सील तक नहीं किया और वहां मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार सब आते जाते रहे। सारे फॉरेंसिक सबूत बर्बाद हो गए। और गलतियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। क्राइम सीन को तो खैर रौंद ही दिया गया था। जिस छत पर हेमराज की लाश पड़ी थी, पुलिस ने पहले दिन वहां जाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। जो थोड़े बहुत सबूत मिले भी उन्हें ठीक से इकट्ठा नहीं किया गया। और तो और एक खून से सना हुआ हथेली का निशान मिला था जिसका कभी सही से विश्लेषण ही नहीं हो पाया। तो अब जब शुरुआती जांच इतनी गड़बड़ा गई तो कहानी आगे बढ़ी और शक की सुई घूमने लगी। अब नए नए संदिग्ध और नई नई थ्योरीज सामने आने लगीं। मामला हाथ से निकलता देख इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई की जो पहली टीम आई उसने तलवार दंपत्ति को क्लीन चिट दे दी। उनका शक 3 दूसरे लोगों पर गया। एक था तलवार के क्लिनिक का असिस्टेंट कृष्णा थड़ाराई और 2 और घरेलू नौकर थे, राजकुमार और विजय मंडल। अब इन तीनों के खिलाफ जो केस बना वो लगभग पूरी तरह से नार्को एनालिसिस टेस्ट पे टिका हुआ था। कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल तीनों ने इन टेस्ट के दौरान माना कि वो इस अपराध में शामिल थे। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है, ये टेस्ट वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं माने जाते। और हुआ भी वही। देखिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट को अदालत में सबूत की तरह पेश नहीं किया जा सकता। ऊपर से इन तीनों के पास अपने अपने एलिबाय थे, मतलब वो साबित कर सकते थे कि वो उस वक्त कहीं और थे। और ना कोई डीएनए मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट जो उन्हें क्राइम सीन से जोड़ता हो। नतीजा, तीनों को रिहा कर दिया गया और सीबीआई की जांच वापस 0 पर आ गई। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। जांच एक बार फिर 180 डिग्री घूमती है और इस बार शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि घर के अंदर ही आरुषि के माता पिता पर आकर रुक जाती है। साल था 2009 और सीबीआई की एक नई टीम ने केस को अपने हाथ में लिया। और इस टीम ने जो किया वो बहुत अजीब था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई, हमारे पास पक्के सबूत नहीं हैं, इसलिए हम केस बंद करना चाहते हैं।
लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नज़र में एकमात्र संदिग्ध डॉक्टर राजेश तलवार ही हैं। और इस शक का आधार कोई ठोस सबूत नहीं था, बल्कि सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों की एक कड़ी थी। तो क्या थे ये परिस्थितिजन्य सबूत? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली बात, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब जो भी आया उसे कोई रोकने वाला नहीं था। दूसरी, उस रात घर में माता पिता के अलावा कोई और बड़ा शख्स था ही नहीं। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका ये कहना कि बगल के कमरे में इतना सब कुछ हो गया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। चौथी, क्राइम सीन देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सबूत मिटाने के लिए उसे साफ सुथरा किया गया हो। पांचवी, राजेश तलवार का एक गोल्फ क्लब था जिसका आकार सिर पर लगी चोटों से मेल खा रहा था। और आखिर में दोनों पीड़ितों के गले जिस तरह काटे गए थे वो किसी प्रोफेशनल या डॉक्टर की तरह क्लिनिकल प्रिसीजन से किया गया काम लग रहा था। इन्हीं सब कड़ियों को जोड़कर सीबीआई ने अपनी फाइनल थ्योरी बनाई, जो कुछ इस तरह थी। उनका कहना था कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को एक आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ये देखकर वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने गोल्फ क्लब से दोनों पर हमला कर दिया। फिर नूपुर तलवार की मदद से हेमराज की लाश को घसीटकर छत पर ले गए। इसके बाद दोनों के गले एक ही तरह से काटे गए ताकि चोटें एक जैसी लगें। और सबसे आखिर में सारे सबूत मिटाने के लिए क्राइम सीन को अच्छी तरह से साफ कर दिया गया। तो सीबीआई की थ्योरी तो बन गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब हम आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर, एक अनसुलझी पहेली, जिसमें हम देखेंगे अदालत के फैसले, बरी होने की कहानी और वो सवाल जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। इस केस का कानूनी सफर भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। 2011 में कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और उल्टा तलवार दंपत्ति पर ही हत्या का आरोप तय कर दिया। फिर नवंबर 2013 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी फिर पलटी। 4 साल जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अपर्याप्त सबूतों के आधार पर बरी कर दिया। और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई की थ्योरी की बहुत तीखी आलोचना की। कोर्ट ने उसे एक असंभव परिकल्पना और पूरी तरह से बेतुका कहा। अदालत का साफ मानना था कि जब इतने सारे संदेह हों तो उसका फायदा आरोपी को ही मिलना चाहिए। और देखते ही देखते तलवार केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गया, ये एक मिसाल बन गया मीडिया ट्रायल की, जांच एजेंसियों की नाकामी की और इस बात की कि कभी-कभी सच कितना मायावी हो सकता है। ये वो केस था जिसने पूरे देश को अपनी तरफ खींचा और सच कहूं तो 2 खेमों में बांट भी दिया। तो आज इतने सालों बाद हम कहाँ खड़े हैं? सबूत शुरुआत में ही मिटा दिए गए, थ्योरीज एक के बाद एक बदलती रहीं और क्राइम सीन से इतनी छेड़छाड़ हुई कि सच का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो गया। और यही सबसे बड़ा सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या हमें कभी पता चल पाए